ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से एक शो चलता था, जहां जिस तरह की वो बातें कही गई उसी पर आप देखते हैं काफी चर्चा हो रही है। समाज को रोकना होगा सांस्कृतिक विदूषण, और ये मामला आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि जो गंदगी अंदर भरी हुई है वही निकल रही है। बीते दिनों इंडिया गॉट टैलेंट नामक एक यूट्यूब कार्यक्रम पर अश्लीलता एवं अभद्रता ने मर्यादा के ऐसे बंधन तोड़ दिए कि मामला शीर्ष अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हमारी संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कुछ लोगों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डार्क ह्यूमर के नाम पर इस विवाद की जड़ बने लोगों, खासकर रणबीर इलाहाबादिया का समर्थन भले ही किया जा रहा हो, लेकिन उसे एक बड़े तबके के कोप का शिकार होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत जरूर दे दी, लेकिन खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोर्ट ने उसकी भावी गतिविधियों पर भी अनिश्चित काल के लिए विराम लगा दिया, और इस प्रकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले मंचों की उपयोगिता पर भरोसे पर भी नए सिरे से बहस छेड़ दी है। और इसमें आप देखते हैं, संदेह नहीं है कि इंटरनेट मीडिया में संवाद का एक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराने के साथ ही सूचनाओं के लोकतंत्रीकरण में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब यह दोधारी तलवार की तरह हो गया है। इसके जरिए लोग किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करने के चर्चा का केंद्र बने रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ भी कर रहे हैं वो, और ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। लेकिन ये प्रभाव के बाजार बजाय दुष्प्रभाव ज्यादा अधिक पैदा करते दिख रहे हैं। सामान्य समझ यही कहती है कि अगर किसी के पीछे लोग बड़ी संख्या में लामबंद होने लगे तो इसमें उस व्यक्ति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इंटरनेट मीडिया की दुनिया में इसका उल्टा हो रहा है। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अनाप शनाप सामग्री बनाई जा रही है, और इसकी वजह यह है कि विचित्र एवं विवादित चीजें अधिक उत्सुकता बढ़ाती हैं, इसलिए यह सार्थक सामग्री से अधिक उस तरह की भाषा एवं विषय वस्तु को बढ़ावा दिया जा रहा है जो ध्यान आकर्षित कर सके। भारत के संदर्भ में यह स्वीकार नहीं हो सकता। याद रहे कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि सदियों से पोषित होती आ रही एक सभ्यता है, जिसकी जड़ें आध्यात्मिकता एवं ज्ञान में निहित है। कुंभ जैसे आयोजन इसी सांस्कृतिक अविरल प्रवाह के प्रतीक हैं। पूरा पौराणिक साहित्य प्रत्येक प्रेरक आख्यानों से भरा है। हमारे विमर्श में ज्ञान को विनम्रता से जोड़कर देखा गया है, अहंकार से नहीं। हमारी परंपरा में कहीं भी गरिमा से विचलन नहीं है, और उसमें जिम्मेदारी एवं जवाबदेही का भाव है। ऐसी समृद्ध परंपरा को कुछ कथित इन्फ्लुएंसरों को विरूपित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज जिन आदर्श के तौर पर देखा जा रहा है, उनके पास युवाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ नहीं है, और इनमें से अधिकांश ने तो मेधा के धनी हैं और ना ही राष्ट्र की प्रगति में उनका कोई विशेष योगदान है। इससे तमाम लोग अकादमिक रूप से कमजोर हैं, उनकी कोई बौद्धिक आभा नहीं है, समाज के प्रति भी उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, और इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया पर तमाम तिकड़मों से भी विमर्श को प्रभावित कर लाखों लोगों को जोड़ने में सक्षम हो रहे हैं। वे अपने लाखों फॉलोअर्स के चलते बड़ी रकम कमा रहे हैं और प्रभावशाली गलियारों तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हो रहे हैं। एक ऐसे समाज में जहां लोकप्रियता से सत्ता और शक्ति के दरवाजे खुलने लगते हैं, वहां ये इन्फ्लुएंसर अपनी पैठ से विमर्श को प्रभावित करने से लेकर रुझानों की दशा दिशा से लेकर सांस्कृतिक पहलुओं को अपने हिसाब से तय करने लगते हैं, और उन्हें मूल्यों को तिलांजलि देने से भी कोई संकोच नहीं है। बस उनका कंटेंट वायरल होते रहना चाहिए। और जब आप एक बड़े तबके को प्रभावित करने की क्षमता पाते हैं, तो इसके साथ जिम्मेदारी का भाव स्वतः संलग्न होता है। इस ताकत के जरिए किसी की को सभ्यता और संस्कृति के अवमूल्यन की छूट नहीं मिल जाती, लेकिन ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें सफलता भी इस कारण मिल रही है क्योंकि उन्हें सराहा जाता है, और हम उन्हें ऐसा करने की छूट भी देते हैं। युवाओं का अपरिपक्व मन आसानी से इन्फ्लुएंसर्स की बातों का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग युवाओं के आदर्श बनने लगते हैं, और समझिए कि हम कैसी पीढ़ी गढ़ रहे हैं। आखिर इस मामले में क्या किया जा सकता है, और इसका जवाब जितना सरल है उतना ही जटिल है। असल में इन्फ्लुएंसर्स का कद ही उनकी ताकत है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम उनका कद ही न बढ़ने दें। यह कद उन्हें और उनकी सामग्री को मिलने वाली चर्चा से हासिल होता है। ऐसे में सर्वोत्तम उपाय यही कि हम उनके साथ सहभागिता ना करें, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ाव ही आप देखिए उनकी पूंजी है। उनकी सामग्री का प्रसार सीमित होने के से उनका कद स्वाभाविक रूप से घट जाएगा। याद रहे कि हम जैसी सामग्री देखते हैं, इंटरनेट मीडिया एल्गोरिथम में हमें वही परोसने लगता है,
और जब हम ऐसी घटिया सामग्री की उपेक्षा करने लगेंगे तो उससे बनाने वालों की डिजिटल ताकत भी संकुचित होती जाएगी। हमें सतर्कता बरतते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे और प्रियजन ऐसी सामग्री के जाल में ना फंसें। घर आसपास के सार्थक संवाद के जरिए इस दिशा में जागरूकता प्रसार में मदद मिल सकती है और किसी भी सूरत में सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम अपने लिए बेहतर नायक गढ़ने होंगे। हमें विज्ञानियों, शिक्षकों, उद्यमियों, विचारकों आदि को प्रतिष्ठित कर उन्हें लोगों के मानस में नायक के रूप में स्थापित करना होगा। हम ऐसी सामग्री को प्रोत्साहित देना होगा जो हमारे मूल्यों को पोषित करने और सही मायनों में प्रेरित करने वाली ही हो और हमारी विरासत पर गर्व करना सिखाती है। इंटरनेट मीडिया कंपनियां और उनके मंचों की जवाबदेही भी तय करनी होगी कि वे किस प्रकार की सामग्री आगे बढ़ाए। सार्थक सामग्री को प्राथमिकता देने वाली प्राथमिक प्रणाली विकसित करनी होगी। एक समाज के रूप में हमें वह शक्ति अर्जित करनी होगी कि हम अपने लिए आवश्यक सामग्री के मानक तय कर सकें। हमारी प्रगति यात्रा में कोलाहल पैदा करने वाले कर्कश स्वरों की कोई जगह नहीं हो सकती। लेखक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसमें से जो एक व्यक्ति है ना, जो विवाद में फंसा हुआ है, कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, उसे सरकार ने, इनकी ही सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या किया? सम्मानित किया था। इनके एक बड़े नेता ने सम्मानित किया था उस लड़के को। तो क्या कह सकते हैं हम लोग। और नेता भी आप देखते हैं कि वोट बैंक के हिसाब से ही, क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स हैं, उनके वोट बैंक है, तो उन्हें बुला के सम्मानित करते हैं। क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। उत्सव की तरह आयोजित हो परीक्षाएं। तो इन दिनों देश में भर में विभिन्न बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं। इनमें करोड़ों विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के भय से मुक्त करने के लिए परीक्षा पर चर्चा जैसे अपने जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए उन्होंने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को साथ जोड़कर परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया। परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों को परीक्षा योद्धा के रूप में निर्मित करने की प्रक्रिया का भाग है और इसका उद्देश्य देश में यह भाव पैदा करना है कि छात्र परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ करें। देखा जाए तो भारतीय परीक्षा प्रणाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के दबाव के कारण रटकर याद करने पर अत्यधिक बल देती है। समझ उनकी कुछ ना हो, लेकिन आप देखिए रट्टा मार के अच्छे नंबर लाने की ज्यादा रहती। यह नकारात्मक प्रथा है और जिससे जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण की हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा काफी हद तक प्रभावित होती है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति हमारे विश्वास को पुनः जागृत कर इन प्रतिगामी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है और जो मुख्यतः आलोचनात्मक सोच और सीखने जानने का मूल्यांकन के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। और इसका समग्र उद्देश्य एक सर्वांगीण और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा युवाओं में सोचने की प्रवृत्ति एवं कौशल सीखने को प्रेरित करना है। करीब करीब सभी को परीक्षा के कारण होने वाले तनाव का विभिन्न स्तरों पर सामना करना पड़ता है। व्याकुलता, एंजाइटी, चिंता, भावुकता और डर जैसे शब्द दुनिया भर में परीक्षाओं अथवा मूल्यांकन के साथ जुड़े हुए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एंजाइटी शब्द 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा ने 2015 में एंजाइटी का एक नया सामान्य सूचकांक प्रस्तुत किया। स्कूल वर्क एंजाइटी सूचकांक है और इस सूचकांक में छात्रों के स्कूल के कार्यों और परीक्षाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं की गणना की जाती है। यह सामान्य बात है कि परीक्षा के समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हेल्पलाइन पर आप देखते हैं कि फोन कॉल की बाढ़ आ जाती है। एनसीईआरटी के 2022 के एक सर्वेक्षण में 81% छात्रों ने पढ़ाई परीक्षा नतीजों को एंजाइटी का कारण बताया। अधिकांश अनुभवजन्य शोधों ने स्कूली उपलब्धियों परीक्षा की व्याकुलता के बीच विपरीत संबंध दिखाया। इसलिए छात्रों को इससे बचाना जरूरी है। परीक्षाओं को आत्म अनुशासन के साथ समझना और उसका सुसंगत समाधान एंजाइटी मुक्त परीक्षा की कुंजी है। डिजिटल सामग्री के प्रसार ने शिक्षार्थियों के लिए विकल्पों की अधिकता पैदा कर दी है। इस कारण परीक्षा के समय छात्रों को भ्रामक सूचना और भ्रांतिपूर्ण जानकारी के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। यह समझना उचित है कि भ्रामक सूचना झूठी या गलत सूचना होती है और भ्रांतिपूर्ण जानकारी जानबूझकर गुमराह करने के इरादे से दी जाती है। इसलिए छात्रों को परीक्षा के लिए एक प्रमुख शर्त के रूप में निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए। विविध पठन सामग्री के संदर्भ में भटकाव को ही दूर किया जाना चाहिए। यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट बिहाइंड द स्क्रीन्स में बताया गया कि 62% डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जानकारी साझा करने से पहले उनकी गहन और व्यवस्थित ढंग से जांच नहीं करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भ्रम की स्थिति में
स्थिति में ना पढ़कर परीक्षा के दौरान छात्रों और शिक्षकों द्वारा प्रामाणिक स्रोतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभिभावक को भी चिंता बढ़ाने के बजाय शांति का स्रोत बनना चाहिए। और जबकि सरकार और शिक्षा प्रणाली की मांग एवं आपूर्ति सहज बनाने पर काम करना चाहिए। हमें रटंत पद्धति से हटकर कौशल आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। कक्षा को जितना जीवंत बनाया जा सके उतना ही अच्छा है, जिससे शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे। पाठ्यक्रम को तैयार करके मूल्यांकन का काम इस तरह किया जाए कि छात्रों में विकासशील मानसिकता को बढ़ावा मिले और वे बौद्धिक बहुलवाद की ओर अग्रसर हों। हमें छात्रों के कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि परीक्षा को। और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एक योग्यता आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है, और जिसमें रटने के बजाय गहन अनुभवात्मक शिक्षा की अवधारणा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ऐसा होने से शैक्षिक तंत्र पाठ्यक्रम केंद्रित होने के बजाय योग्यता केंद्रित होगा। आगे बढ़ने की चाह छात्रों को प्रदर्शित संबंधी व्याकुलता दूर करने में सहायता कर सकती है, और इसके साथ ही शैक्षणिक तंत्र को विद्यार्थियों की क्षमता और बुद्धिमत्ता के लचीलेपन में विश्वास करना चाहिए। परीक्षा छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि तो करती है, परंतु यह उनकी बुद्धिमत्ता का सटीक मापक नहीं होता है। इसलिए हमें उनके जीवन में प्रसन्नता और सकारात्मकता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सभी छात्रों को हेलेन किलर की इस वक्तव्य को मंत्र के रूप में याद रखना चाहिए। आपकी सफलता और प्रसन्नता आपके भीतर है। छात्र यह समझते हैं कि परीक्षा जीवन में एक मील का पत्थर हो सकती है, लेकिन यह अंतिम गंतव्य नहीं। लेखक शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के सचिव हैं, इनका नाम है संजय कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए एक बात, देखिए जो टॉपर है उनसे बात करिए, और अगर आप लोग क्वेश्चंस उनके घुमा के पूछ लेना तो उसके बारे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि पीएचडी करने वाले ग्रेड 4 की फॉर्म डालते हैं और कौशलता की कमी देखने को मिलती है। तो हम शिक्षा को एक नई दिशा देनी होगी, और नई शिक्षा नीति आई हो उसमें एक बड़ा सुधार भी किया गया है, इसीलिए तो ये हमें ध्यान में देखना चाहिए। और रटन विद्या से हमें दूर हटना चाहिए। थोड़ी समझदारी हमें सीख, वहाँ हम विश्लेषण कर पाएं, उसका सही गलत समझ पाएं। सहनशीलता, ये आप देखिए ऊर्जा। सहनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व को श्रेष्ठता के नवीन आयामों की ओर अग्रसर करती है। जीवन सम एवं विषम अथवा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का एक संगम है। आज यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो संभव है कि कल प्रतिकूल भी होंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहनशीलता ही न्याय पार लगाने में सहायक बनती है। सहनशीलता के लिए हमारे पास धैर्य का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि धैर्य ही सहनशीलता का आधार बनकर उसे संबल प्रदान करता है। विषम से विषम परिस्थिति, कठोर से कठोर वचन एवं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिवेश को अपने शरीर एवं मन के प्रति प्रभावहीन कर देना ही सहनशीलता। और सहनशील व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयम का परिचय देते हुए सकारात्मकता खोजने का प्रयास करता है। बड़े बड़े दार्शनिक एवं विचारकों द्वारा सहनशीलता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय गुण बताते हुए इसे आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सहनशीलता का गुण व्यक्तित्व के अंदर विकसित हो जाने पर कई अन्य लाभों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उदाहरण के लिए सहनशील व्यक्ति मानसिक शांति के अनुरूप उपहार को प्राप्त कर लेता है। समाज में उसका किसी से कभी कोई बैर या द्वेष नहीं हो सकता है। आत्मसंयम, धैर्य एवं लगन जैसी गुण उसके अंदर अनायास ही विकसित होने लगते हैं। सारे अवगुण उससे दूरी बनाने लगते हैं। यह भी सत्य है कि सहनशीलता का गुण आत्मसात करने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला प्रयास यह है कि हमें अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित करना होगा। क्षमा सहनशीलता की नींव को निर्मित करती है, और क्षमाशील व्यक्ति सहनशील भी होता है। और सामने आई परिस्थिति का सामना धैर्य एवं मौन के साथ करके हम सहनशीलता का गुण प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। थोड़ा सोचा करिए, समझा करिएगा आप लोग। रहस्यमय अनुदान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस सवाल का जवाब खुद ही देना चाहिए कि आखिर हम मतदान बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दें। और इस सवाल का जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि भारत में भी यह पूछा जा रहा है कि मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिका से अनुदान क्यों आ रहा है। चूंकि यह भी सामने आना चाहिए कि अमेरिकी अनुदान कैसे और कहां खर्च किया जा रहा था। इसके लिए बेहतर होगा कि भारत भी अपने स्तर पर जांच करे। अब भारत को अगर मतदान बढ़ाना है तो भारत खुद खर्च करेगा, अमेरिका की क्या जरूरत थी। और इस रहस्यमय अनुदान की तरह तक जाने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मतदान बढ़ाने के नाम पर अमेरिका से अनुदान मिलने से तो इनकार किया, लेकिन यह माना कि निर्वाचन आयोग ने 2012 में इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम से समझौता किया था। यह अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी से जुड़ा है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड से सहायता से मिलती थी।
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में जॉर्ज सोरोस की संस्था के जरिए यूएस एड का पैसा आ रहा था और उसका इस्तेमाल भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसकी आशंका इसलिए क्योंकि विभिन्न देशों को यूएस एड से भारी भरकम राशि मिलती रही। आम धारणा यह है कि इस राशि का उपयोग संबंधित देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए किया जाता था। और यूएस एड भले ही यह दावा करता हो कि वह विभिन्न देशों में साक्षरता बढ़ाने, गरीबी मिटाने, महिलाओं को सशक्त करने, लोकतंत्र मजबूत करने, सिविल सोसाइटी को सुसंगठित करने के लिए आर्थिक सहायता देता था, लेकिन लगता नहीं है कि यह अनुदान वास्तव में इन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता था। शायद इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने यूएस एड को एक आपराधिक संगठन करा दिया। अब ट्रंप भी उसे खरी खोटी सुना रहे हैं और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी ही है। पता नहीं वह जवाब देंगे या नहीं, लेकिन कम से कम भारत को तो यह चाहिए कि वह किसी भी स्रोत से मिलने वाली विदेशी सहायता के मामले में यह देखें कि उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। यह इसलिए देखा जाना चाहिए कि क्योंकि विदेशी सहायता के जरिए भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही। यह किसी से छिपा नहीं है कि पर्यावरणीय हितों की रक्षा के नाम पर विदेशी सहायता पाने वाले कुछ गैर सरकारी संगठनों ने किस तरह देश के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाई। इसी तरह विदेशी सहायता पाने वाले ऐसे भी संगठन हैं जो गरीबी मिटाने की आड़ में मतांतरण कराते हैं। ऐसे में उचित यह है कि विदेशी अनुदान की निगरानी बढ़ाई जाए। और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव यही देखभाल करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। बड़ी चुनौती प्रयागराज महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार जो आकर्षण देखने को मिल रहा है वह इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। संभवतः यही कारण है कि प्रयागराज में अनुमान से अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। इसका असर अयोध्या, काशी, चित्रकूट, विंध्याचल में भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इन सभी जिलों के अलग रूट निर्धारित करने का निर्देश दिया है। अलग रूट निर्धारित करने का अर्थ है कि सभी परीक्षाओं को एक ही रूट से जाना पड़े परीक्षार्थियों को, जिससे केंद्रों पर पहुंचने में उन्हें थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़े। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन 26 तक होगा। वहां से लौटने वाले श्रद्धालु 1-2 दिन तक रास्ते में रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही। इसमें 54 लाख से अधिक छात्र 8,000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा देंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। यह दावे से नहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भीड़ की वजह से परीक्षार्थियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह विकल्प यह भी है कि प्रशासन कम से कम उन जिलों में जहां भीड़ की वजह से यातायात प्रबंधन करना पड़ रहा है वहां छात्रों के प्रवेश पथ को ही मान्यता दे और इससे परीक्षा देने वाले छात्रों को रास्ते में कोई कठिनाई नहीं होगी। और देखिए, इलाहाबाद की बात करें, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। रेवड़ी संस्कृति, फिर की संस्कृति, जन कल्याण या फिर असंकट। और आजकल आप देखें, हमारे देश में तो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे। और भारत में चुनावी राजनीति केंद्र में मुफ्त योजनाएं एवं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले घोषित की जाने वाली मुफ्त रेडियो पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह लोगों को परजीवी नहीं बना रहा। यह बहस न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी उजागर करती है। वस्तुतः देखा जा रहा है कि विभिन्न सरकारें चुनावी लाभ के लिए गरीबों और मध्यम वर्ग की आकर्षित करने के लिए मुफ्त राशन, नगद सहायता, बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, छात्रवृत्ति आदि की घोषणाएं करती हैं। हालांकि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना होता है। और आप देखिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता है या उन्हें आलसी और परजीवी बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मुफ्त राशन और पैसे के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए, न्यायालय ने इस पर चिंता व्यक्त की, अगर लोग श्रम से बचने लगेंगे तो देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास का गहरा असर पड़ेगा। मुफ्त योजनाओं की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनका लंबी अवधि में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह विचारणीय है। एक और अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन वहां लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने की नीति भी अपनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत में मुफ्त योजनाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और जिससे आप देखिए मेहनत की भावना कमजोर हो रही है। और इन योजनाओं का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि सरकारों को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। हर परिवार को मुफ्त की कई सुविधाएं देने से सरकारी बजट पर असर पड़ता है
और इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी चीजों के लिए धन की कमी हो जाती है। सरकार को चाहिए कि वह केवल उन्हीं लोगों को मुफ्त सुविधाएं दें जो अत्यंत गरीब हैं और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम नहीं है। मुफ्त देने की बजाय अगर सरकारें लोगों को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता के अवसर प्रदान करें तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और समाज को यह समझना होगा कि मेहनत और स्वावलंबन की ही विकास का रास्ता है। मुफ्त योजनाओं के लालच में फंसकर स्थायी रूप से आश्रित बनना किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। मुफ्त योजनाएं जरूरी है, लेकिन उन्हें एक संतुलित नीति के रूप में लागू किया जाना चाहिए। सरकारों को यह समझना होगा कि लोक लुभावन घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, वरना एक ऐसा समाज तैयार होगा जो मेहनत करने के बजाय मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर हो जाएगा, और यह किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शुभ संकेत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आपकी राय मायने भी रखती है। प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, ये टिप्पणियाँ रहती हैं। देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। नई विश्व व्यवस्था का खाका खींच रहे हैं ट्रंप। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये माना जा रहा था कि दुनिया में थोड़ी हलचल रहेगी, वो देखने को भी मिल रही है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच रियाद, सऊदी अरब में हुई हालिया उच्च स्तरीय वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वार्ता महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि इसके संभावित नतीजे नई विश्व व्यवस्था गठित होने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने यूरोप को बिना उसकी मर्जी के आपस में बांट लिया था। अब यही नजरिया ट्रंप का अमेरिका व पुतिन का रूस अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लिए यह बुरी खबर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। ये आप देखेंगे, देखिए हमारा ये प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, ये यूक्रेन है। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। जाहिर है कि इस तरह घटनाक्रम ने यूरोप के देशों को चिंताजनक स्थिति में ला दिया। ट्रांस अटलांटिक घालमेल और यूक्रेन पर समझौता उस समय होगा जब वह वार्ता मेज पर ना होंगे, और इनमें से अनेक देशों का मानना है कि यह रूसी भीड़िए के सामने उन्हें फेंकना होगा। इसलिए यूरोपीय देश भी अपना अस्तित्व, ये आप देखते हैं कि बचाए रखने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में नया पैंच, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में नया पैंच फंसा दिया, और जिससे कम से कम अब हर कोई नए विचारों पर चर्चा कर रहा है। बिना कीव के वॉशिंगटन व मॉस्को के संभावित समझौते को मायने से इंकार करके जेलसिंकी ने यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर संदेह के काले बादल फैला दिए हैं। अब आप देखिए, यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, और यूक्रेन के भाग्य का तय हो रहा है कि उसके युद्ध खत्म करने की बातें हो रही हैं। रूस ने अब कहा है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन नाटो का नहीं। और नाटो की बात करें तो देखिए, नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ट्रीटी है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें। और अमेरिका स्पष्ट तौर पर रूस के साथ अपने रिश्ते नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसे चीन, उत्तर कोरिया, ईरान कैंप से खींचकर अपने पाले में करना चाहता है। वॉशिंगटन की कोशिश यह भी है कि विश्व व्यापार पर की मुद्रा डॉलर ही बनी रहे, यानी वह नहीं चाहता है कि ब्रिक्स डॉलर से अलग मुद्रा में व्यापार करे। और चूंकि रूस ब्रिक्स का महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके बिना मुद्रा परिवर्तन जैसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जो अनुमान यह है कि यूक्रेन पर रूसी दावी स्वीकार करके अमेरिका रूस यह मनमाना चाहता है कि ब्रिक्स डॉलर में ही व्यापार करें। ब्रिक्स एक संगठन है, इसके बारे में जरूर याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात इसके मेंबर हैं। और आप देखते हैं कि मॉस्को को बीजिंग से अलग करने की योजना अपने आप में खराब नहीं है। इन दोनों का गठजोड़ नई दिल्ली के लिए भी सिरदर्द है, लेकिन क्या यह योजना कम करेगी? चीन व उत्तर कोरिया से ने युद्ध के दौरान रूस में बहुत अधिक निवेश किया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि रूस बचाव व्यवस्था के लिए खुला रहे। गौरतलब है कि रूस ने फिलीपींस को संभावित वियतनाम को भी भारतीय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचना ब्लॉक नहीं किया है, जबकि दोनों फिलीपींस व वियतनाम का चीन से समुद्री विवाद है। फिलहाल कोई स्वीकार समाधान नहीं है, लेकिन हल की तलाश में कोशिश अवश्य है, जो डरा भी रही है।
यूक्रेन से संबंधित ट्रंप व पुतिन के प्रयास निश्चित रूप से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर नहीं जा रहे हैं। वह आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक विविधता को भी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत संकेत यह मिल रहे हैं कि याल्टा व्यवस्था के सिद्धांतों की ओर लौटा जा रहा है, जो दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में स्थापित हुए थे। याल्टा वार्ता ठीक 80 वर्ष पहले फरवरी 1945 में हुई थी, और जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस विचार ही प्रबल था कि बाहरी शक्तियों ने यूरोप को आपस में विभाजित कर लिया था, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेहरान, याल्टा, पोट्सडम में हुई वार्ताओं में वॉशिंगटन ने मॉस्को को उससे भी अधिक यूरोपीय संपत्ति दे दी थी, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी ने रूस को दी थी। सोवियत संघ ने 1939 में नाजी जर्मनी से पोलैंड व बाल्टिक राज्यों सहित कुछ पूर्वी केंद्रीय यूरोपीय देशों का नियंत्रण मिला था। 1945 में अमेरिका ने पूरा पूर्वी यूरोप सोवियत साम्राज्य के लिए छोड़ दिया था। हालांकि यह सब सोवियत संघ के 1991 में टूटने से बदल गया, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन कम से कम लफाजी में याल्टा टाइप के समझौते पर लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जिसमें छोटे राज्यों की आवाज को दबाया जा रहा है। यूक्रेन का भविष्य तय करने के लिए उसे ही वार्ता में शामिल नहीं किया गया। भारत सहित ग्लोबल साउथ के देशों को अमेरिका की इस विदेश नीति के ट्रेंड से सतर्क हो जाना चाहिए, जो यह संकेत दे रहा है कि ट्रंप किस तरह का व्यवहार उन देशों के साथ करेंगे और जिन्हें वह कम महत्वपूर्ण समझते हैं, या जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं। यह ध्रुवीकरण नहीं, ट्रंप ब्रिक्स के प्रति अपनी नफरत को पहले ही जाहिर कर चुके हैं, और इस नई उभरती विश्व व्यवस्था में जिसके पास लाठी यानी ताकत है, बस उसी का महत्व है। इसलिए चीन इस व्यवस्था से प्रसन्न होगा। यूक्रेन पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के 1994 के आश्वासन के उल्लंघन में हो रही है, जो उसके कीव को दिया था। अब बदनाम हो चुके बुडापेस्ट मेमोरेंडम में, जिसके तहत यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों का त्याग कर दिया था। अगर आज यूक्रेन के पास अपने परमाणु हथियार होते तो क्या रूस पर हमला कर सकता था? रूस उस पर शायद नहीं। यह द्विपक्षीय वार्ता 2008 के बुखारेस्ट नाटो घोषणा के भी विरोध में है, जिसमें राष्ट्रपति बुश ने यूक्रेन व जॉर्जिया के लिए नाटो की सदस्यता की संभावना व्यक्त की थी। मॉस्को चाहता है कि कीव से जो नाटो सदस्यता का वादा किया गया था उसे निरस्त कर दिया जाए। अब देखना यह है कि ट्रंप अमेरिका की पुरानी नीतियों को बदलने के लिए किस हद तक जाएंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका अपना अपना देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चिंतित भारत। मानव सभ्यता के इतिहास में प्रवासन एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। हजारों वर्षों से लोग बेहतर जीवन, रोजगार, सुरक्षा, अन्य अवसरों की खोज में अपने जन्म स्थान से दूर जाते रहे। लेकिन हाल ही में अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़कर भेजने की घटना ने एक नई बहस को जन्म दिया है। देखा जाए तो अमेरिका सदियों से प्रवासियों को धरती रहा है। अमेरिका के वर्तमान नागरिकों के पूर्वज भी यूरोप, एशिया, अफ्रीका से प्रवासी थे, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा, वैसे वैसे वहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ नीतियां सख्त होती गई। वर्ष 2001 में 9/11 की घटना के बाद से अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर निगरानी बढ़ती गई। बराक ओबामा के 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान करीब 32 लाख लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था। वह ट्रंप के पहले कार्यकाल में 6 लाख लोगों को निर्वासित किया गया। और आप देखिए, भारत अमेरिका के संबंध बीते कुछ दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देश व्यापार, रक्षा और वैश्विक रणनीतिक मामलों में साझेदार हैं, लेकिन अवैध प्रवासन का मुद्दा दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत को अपने नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका में भेजने से रोकना चाहिए, और वहीं भारत सरकार भी समय समय पर अवैध प्रवासन को गलत ठहराती आई है। गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 45 लाख लोग रहते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। अमेरिका सीमा सुरक्षा एजेंसी के अनुसार बीते वित्त वर्ष 2023 में 97,000 भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। वैसे भारत स्वयं भी अवैध प्रवास को लेकर सख्त नीति अपनाता है, और अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारत में कड़े कानून बनाए गए हैं। सरकार का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी देश में नहीं रह सकता है। यदि यही नीति अमेरिका में भी लागू की जा रही है, लेकिन अंतर है कि अमेरिका इसे अपमानजनक तरीके से लागू कर रहा है। अवैध प्रवासन को रोकने के लिए भारत को इसे अवैधानिक और अनैतिक गतिविधियों में लगे तस्करों एवं एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दुनिया की सर्वाधिक युवा वाला राष्ट्र भारत अपने यहाँ अवसरों और संभावनाओं का विकास करे, ताकि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा पाएं। और केंद्रीय बजट 2025-26 में 10,000 आप देखते हैं कि करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
एक्सीलेंस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने जैसी कई घोषणाएं की गई हैं। मिडिल एजुकेशन और आईआईटी में सीट बढ़ाने, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई इसको फेलोशिप देने और 12 लाख रुपए सालाना तक की कमाई को टैक्स मुक्त करने की घोषणा की गई है। और इस तरह युवाओं के लिए करियर के बेहतर रास्ते सृजित कर भारत अवैध प्रवास को हतोत्साहित कर सकता है। अवैध प्रवासन एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान कड़े कानूनों और मानवीय दृष्टिकोण के संतुलन से संभव है। अमेरिका द्वारा भारतीयों को वीडियो में जकड़कर निर्वासित करना सही नहीं है। भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। भारत अमेरिका के संबंधों की मजबूती के लिए आवश्यक है कि दोनों देश अवैध प्रवासन की समस्या को मिलकर सुलझाएं और प्रवासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए अपनी राय। ये आप देखेंगे कि रसूखदारों के नाम खुले तो बवंडर तय। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि एक अवैध सोने की सबसे बड़ी बरामदगी हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। सौरभ शर्मा, वो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। और देखिए बड़े बड़े कांड हैं तो आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े क्या होंगे, नाम भी होंगे इसमें। स्वच्छ यमुना की जगी आस, ये जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। और बाकी तो राजनीति की बातें और भ्रष्टाचार की बातें हमारे देश में खूब होती रहती हैं। तो संभवतः पहला अवसर है जब एक नदी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना नदी गहन विमर्श का विषय रही है। उसका असर यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं यमुना नदी के विषय को अपने साथ जोड़ लिया। और अब आप देखेंगे दिल्ली सहित पूरे देश की निगाहें यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए होने वाले प्रयासों पर टिकी है। अभी से इसकी सुगबुगाहट प्रारंभ भी हो गई है और जमीन पर भी हलचल देखने लगी है। किसी भी नदी का पुनर्जीवन एक विषय है और उसकी सफाई करना दूसरा। यमुना नदी के संबंध में हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि यमुना नदी पुनर्जीवन हेतु तुरंत प्रभाव वाली तथा दूरगामी असर वाली योजनाओं बनानी होगी। इन दोनों प्रकार की योजनाओं को बनाने में जितनी मेहनत कर ली जाएगी उतना ही बदलाव यमुना नदी पुनर्जीवन के लिए जमीन पर सटीकता से दिख सकेगा। अधिक उत्साह में ऐसे किसी भी कार्य से बचना होगा जो दूरगामी ना हो। प्रारंभ में भले ही समय लगे लेकिन जो भी कार्य किया जाए वह ठोस तथा प्रभावी होना चाहिए। यमुना नदी पुनर्जीवन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नदी के इन हालातों के कारणों की गहनता से पड़ताल आवश्यक है। यमुना नदी के संबंध में समस्या का प्रकृति अनुकूल व्यवहारिक व ठोस समाधान तय करना होगा। जब यमुना से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान योजना में अंकित हो जाए तो उसके बाद ही जमीन पर उतरना ठीक होगा। इस कार्य में जहां वैज्ञानिक पक्ष आवश्यक है वहीं जमीनी ज्ञान भी जरूरी है। इस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष सामाजिक चेतना को नदी के साथ जोड़ना होगा। अगर समाज के दिल और दिमाग में यमुना नदी का मर्म दर्द पहुंचाने में करता धरता कामयाब हो जाते हैं तो यह इस कार्य का सर्वाधिक सकारात्मक पहलू होगा। दिल्ली में यमुना की 3 प्रमुख समस्याएं प्रदूषण, अतिक्रमण, उसमें पानी की कमी। दिल्ली में यमुना का बहाव सर्वाधिक प्रदूषित है जिसमें करीब 80% प्रदूषण घरेलू बहिस्राव का है। और बरसात के मौसम को अगर जोड़ दें तो यमुना में घरेलू बहिस्राव अधिक बहता है। दिल्ली के अंदर घरेलू बहिस्राव व अन्य प्रदूषण को लेकर 19 नाले यमुना नदी में गिरते हैं जिनमें नजफगढ़ वजीराबाद प्रमुख है। ये नाले अरावली की पहाड़ियों से बरसात के पानी को यमुना में मिलाने का मुख्य स्रोत हैं जो अब दिल्ली का प्रदूषण ढोने का साधन बन गए हैं। और आप देखिए यमुना हमेशा ऐसी नहीं थी। इसका एक बहुत उजला पक्ष यह है कि कभी यमुना के दाहिने किनारे पर सुंदर घाट व मंदिर थे। नजफगढ़ नाले से आगे गुरुद्वारा व मजनू का टीला जहां कभी गुरु नानक भी जी आया करते थे। यही कारण है कि बाद में कई सिख गुरु भी यहाँ आए। इसके आगे मौजूदा घाट व अखाड़े दिल्ली की सामाजिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे और यहाँ पर तैराकी भी सिखाई जाती थी। जहाँ नेताओं की समाधियाँ बनी हैं वह पूरा क्षेत्र नदी का ही बेसिन था। लंबे समय से यमुना नदी ही दिल्ली की प्यास बुझाने का भी मुख्य स्रोत रही। यमुना के साथ साथ पंजाब की भाखड़ा ब्यास जल भंडारण योजना के माध्यम से तथा गंगा नदी से भी दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। दिल्ली को पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए वर्ष 1889 में पहली बार चंद्रावल गांव में कुएं खोदे गए। वजीराबाद में यमुना नदी पर बांध बनाए जाने के बाद यमुना से दिल्ली को पानी देना प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद दिल्ली को पानी देने के लिए वर्ष 1957 में यमुना नदी पर एक और बांध नजफगढ़ नाले की यमुना नदी में मिलने के स्थान पर बनाया गया था। वर्ष 1984 तक दक्षिणी दिल्ली में ओखला जल संयंत्र से पानी मिलता था जिससे पुलिया
पीलिया जैसी बीमारी फैलने के कारण रोकना पड़ा। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद। ऐसे में यमुना नदी पुनर्जीवन के इससे पुनीत कार्य पर आने वाले वर्षों में संपूर्ण देश की निगाहें होगी। लिहाजा किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए यमुना नदी सुधार का प्रत्येक कार्य सकारात्मक परिणाम देने वाला होना चाहिए। अगर यमुना नदी पुनर्जीवन का कार्य दिल्ली में एक सही योजना के साथ आगे बढ़ेगा तो आने वाले वर्षों में देश की अन्य अन्य प्रदूषित नदियों के लिए यह अनुकरणीय होगा। यह भी तय है कि आने वाले वर्षों में अन्य नदियां भी चुनावी बहस के केंद्र में होंगी। दिल्ली में 50 किलोमीटर लंबाई में बहने वाली यमुना आने वाले वर्षों में देश की नदियों को एक नई दिशा देगी। आने वाले वर्षों में लोग अपनी नदियों के सुधार की राजनीतिक प्रतिनिधियों से मांग करेंगे और यह एक सुखद शुरुआत है, अर्थात यह सब नदियों के लिए और देश के लिए अच्छा है। देख रहे हो आप, इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। ईमानदारी करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।